हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। आज हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो कॉस्ट में थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, वो आज मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको। तो आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा आपको टीसी, टीवीसी और एमसी के बीच में, और इसके बाद फिर एसी, एवीसी और एवीसी और एएफसी इनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा। तो आज सबसे पहले जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ आपको टीसी, एमसी, टीवीसी इनके बीच में क्या रिलेशनशिप। ध्यान दीजिए, आपको बताया कि टीवीसी जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और टीसी जो है वो 0 से ऊपर किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होगा। क्या कारण है कि थोड़ा सा पॉइंट्स के, क्योंकि इनके बीच का जो गैप होता है ना वो टीवीसी टीएफसी को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों में यदि फर्क है तो सिर्फ टीएफसी की वजह से, क्योंकि टीवीसी और टीएफसी को जोड़ के ही टीसी आता है। फिर तो मैं रिलेशनशिप क्या बताने वाला हूँ आपको, कुल लागत और सीमांत लागत यानी टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच। ये नीली वाली लाइन जो है मेरे पास ये टोटल कॉस्ट है और नीचे बना दिया है मैंने मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनता है, शुरू में डिक्रीजिंग और बाद में इंक्रीज। पहले घटता है मार्जिनल कॉस्ट, फिर बढ़ता है मार्जिनल कॉस्ट, यानी यू शेप लेता है। और यू शेप का कारण भी मैंने बताया था आपको, कारण था इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्ती अनुपात का नियम। परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण ये यू शेप बनता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो क्या आपको लग रहा है कि टी सी उल्टा एस के आकार बन रहा है ऐसा करके, सॉरी उल्टा एस ऐसा कर, तो ये इस आकार का क्यों बन रहा है, इसके पीछे भी यही कारण, परिवर्ती अनुपात का नियम। हाँ, उल्टा एस ऐसे ही नागिन सा लहरा रहा है थोड़ा सा, है ना। तो ये भी आपका, इसका ऐसा बनने का कारण भी यही है, परिवर्ती अनुपात का नियम। चल, अब रिलेशनशिप क्या है टीसी और एमसी के बीच में। तो टीसी और एमसी के बीच में रिलेशनशिप यह है कि जब 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 आपका एमसी गिरता रहता है तब टीसी घटती दर से बढ़ता है। यही बात मैंने यहाँ लिखा है, जब सीमांत लागत गिरता है तब कुल लागत घटती दर से बढ़ता है। इंग्लिश में कहा जाए व्हेन MC is decreasing then TC is increasing at decreasing rate। बढ़ तो रहा है पर बढ़ने का रेट जो है वो घट रहा है। दूसरा, जहां पे TC अपना रेट चेंज करता है, यहां से यहां तक बढ़ती दर से, वो घटती दर से है, फिर उसके बाद यहां से बढ़ती दर से, यानी इंक्रीजिंग, यहां से डिक्रीजिंग रेट है, इसके बाद इंक्रीजिंग रेट। तो जहां पे MC मिनिमम होगा वहां पे अपना रेट बदल लेगा, अभी तक घटती था फिर बढ़ती से हो जाएगा। तो सीमांत लागत जहां न्यूनतम होता है तब कुल लागत में परिवर्तन की दर बदल जाती है। उसके बाद कुल लागत जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, यानी टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती दर से बढ़ेगा। इंग्लिश में कहा जाए व्हेन एमसी इज मिनिमम, जब एमसी मिनिमम हो तो टीसी अपना रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ इंक्रीज बदल लेता है। उसके बाद जब आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगता है तब टोटल कॉस्ट जो है वो घटती दर से बढ़ता है। जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगता है तब टोटल कॉस्ट जो आपका बढ़ती दर से बढ़ता है ना। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग देन टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो शुरू में ये घट रहा है तो ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है तो ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। जहाँ ये मिनिमम होता है वहाँ पे वो रेट ऑफ चेंज बदल जाता है। असल में मार्जिनल कॉस्ट जो है इनके रेट बताता है, मार्जिनल कॉस्ट ही इसका रेट बता रहा है। जब तक मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है ये घटती दर से, फिर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है तो ये बढ़ती दर से, यानी मार्जिनल कॉस्ट इसके रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सीमांत लागत कुल लागत के बढ़ने की दर को दर्शाता है। मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप। अब मैं आपको बता दूं कि जो टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप है, सेम रिलेशनशिप टीवीसी और एमसी के बीच में भी होगा। क्यों? क्योंकि देख लो शेप सेम है, शेप सेम है
तो सेम रिलेशनशिप बनेगी। यानी जब मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है घटती दर से। जब मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपना रेट चेंज कर लेगा। जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती दर से बढ़ रहा है। यानी सेम चीज़ जो मैंने यहाँ लिखवाई है, इसमें यदि आप इस टोटल कॉस्ट को रिप्लेस करके टीवीसी लिख देते हैं तो वो रिलेशनशिप हो जाएगा टीवीसी और एमसी के बीच में। सेम चीज़ जहाँ जहाँ मैंने टीसी लिखा है वहाँ टीवीसी यदि आप लिख देते हैं तो वही रिलेशनशिप हो जाएगा इनके बीच। ठीक है, तो इसके बाद आगे जो मुझे बताना है वो एसी, एवीसी, एएफसी और एमसी के बीच में संबंध। ठीक है, तो अब जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो है आपका बिटवीन एमसी, एसी, एवीसी एंड एएफसी। इनके बीच में चारों ग्राफ को, मतलब चारों लाइंस को एक ही पॉइंट पे, चारों कर्व्स को एक ही लाइन पे हम दिखा रहे हैं ग्राफ पे। तो सुनिए ध्यान से, आपको पता है कि एसी यू शेप बनता है, एवीसी भी यू शेप बनता है, बट एएफसी जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो एएफसी जो है वो गिरता जाएगा। तो एएफसी हमेशा क्वांटिटी बढ़ने के साथ गिरेगा, जबकि एसी और एवीसी यू शेप बनेंगे। एमसी जो है इन दोनों को मिनिमम पॉइंट पे काटता हुआ जाएगा नीचे से ऊपर की ओर। अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? देखो भाई, एसी और एवीसी जब गिरते हैं तो एमसी ज़्यादा होता है और एसी और एवीसी, एमसी कम होता है और एसी और एवीसी ज़्यादा होता है। देखो ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। जब तक ये डिक्रीज होता है तो ये कम है और ये दोनों एमसी की तुलना में ज़्यादा है। पर जैसे ये बढ़ने लगते हैं तो फिर एमसी इनसे ज़्यादा हो जाता है। पर जहाँ ये मिनिमम पॉइंट पे होते हैं वहाँ पे एमसी इसको काटता है, यानी दोनों बराबर होते हैं। यही बात मैंने लिखी है, जब एवीसी और एसी दोनों गिरते हैं तो एमसी कम होता है और एसी ज़्यादा होता है या एवीसी ज़्यादा होता है। और जब ये न्यूनतम होता है, मिनिमम पॉइंट पे होता है, तो एसी, एमसी और एवीसी, असल में एमसी एसी को भी बराबर करता है और एवीसी एमसी को भी बराबर करता है और एवीसी को भी बराबर करता है, दोनों को बराबर करता है। अच्छा, फिर जैसे जैसे एवीसी बढ़ने लगता है तो एमसी ज़्यादा हो जाता है और एवीसी कम हो जाता है। या फिर हम ऐसे कहें कि एसी बढ़ने लगता है तो एमसी ज़्यादा हो जाता है और एसी कम हो जाता है। बात एक ही है। अब बात करते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके और इसके बीच। तो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप ये है कि ध्यान से देखिए, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी एसी और एवीसी एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे। ये गैप जो है इनका कम होता जा रहा है। अब वो गैप इस वजह से कम होता जा रहा है क्योंकि एएफसी गिरता जा रहा है। एएफसी जितना गिरेगा उतना इन दोनों के बीच में गैप कम होगा। परंतु आपको पता है कि एएफसी कभी जीरो नहीं होगा। जब एएफसी जीरो नहीं होगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ना ही काटेंगे। तो जैसे मात्रा बढ़ने के कारण साथ एएफसी गिरता है पर वो कभी जीरो नहीं होता, शून्य नहीं होता। इसीलिए एसी और एवीसी मात्रा बढ़ने के साथ साथ एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, यानी समीप आते हैं, परंतु एक दूसरे को काटते या छूते नहीं हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है एएफसी गिरता है बट इट नेवर बिकम्स जीरो। एएफसी कभी जीरो नहीं होगा। इसीलिए एवीसी और एसी ये दोनों क्लोजर आएंगे, नज़दीक आएंगे। जैसे जैसे एएफसी गिरेगा ये दोनों नज़दीक आएंगे बट ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे और ना ही काटेंगे। ये वाली लाइन लाल वाली और ये वाली नीली लाइन, ये दोनों कभी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे को काटे। ठीक है, रीज़न ये है कि एएफसी कभी जीरो नहीं होगा। तो इस प्रकार जो चैप्टर है वो कॉस्ट वाला समाप्त हुआ। तो उम्मीद है आपको कॉस्ट का सारा हिस्सा समझ में आया होगा। तो वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।